एवरीवन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सीडीपी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं सीडीपी का टेस्ट दूंगा, स्पेशल सीटेट फरवरी 2026 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 10 से 12 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी सीडीपी की तैयारी बहुत अच्छी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि कल्पना, समालोचनात्मक सोच और परासंज्ञान की चर्चा परोक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है? सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत, शारीरिक क्षेत्र के अंतर्गत, या नैतिक क्षेत्र के अंतर्गत, या संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत? बताइए, पहला प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि कल्पना, समालोचनात्मक सोच और परासंज्ञान की चर्चा परोक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है? गुड मॉर्निंग सभी को। और अंतिम तिथि समाप्त हो गई है भाई। सभी लोग फॉर्म अच्छे से भर दिए हैं। अब देख लीजिए, एक बार प्रिंट आउट चेक कर लीजिए, कहीं कुछ फॉर्म में त्रुटियां तो नहीं है। किस किस सेक्शन में कर सकते हैं, कल मैंने शाम को एक वीडियो अपलोड की थी, उसको जाके देख लेना। चलिए, तो यहां पे संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है। ठीक है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, विकास सिर से पैर की दिशा में विकसित होता है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत इस कथन को बतलाता है? निरंतरता का सिद्धांत, आनुवंशिकता का सिद्धांत, शीर्षगामी सिद्धांत, या अधोगामी सिद्धांत? दूसरे प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को भाई गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए, दूसरे प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बताएंगे सब लोग, विकास सिर से पैर की दिशा में विकसित होता है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत इस कथन को बतलाता है? शीर्षगामी सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हो, प्रारंभिक वर्षों में निम्न में से कौन सी संस्थाएं बच्चों के समाजीकरण में प्राथमिक संस्थाओं की भूमिका निभाती है? भाई बहुत ही सरल प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर सभी का सही होना चाहिए। बताइए, स्कूल और मुद्रक संचार, सामाजिक संचार और कानून, परिवार और आस पड़ोस, पास पड़ोस और सामाजिक नीति? तो यहां पे परिवार और पास पड़ोस, ये प्रारंभिक वर्षों में प्राथमिक संस्था की भूमिका निभाती हैं, परिवार और पास पड़ोस। तो यहां पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर ज्यादातर बच्चे संरक्षण संप्रत्यय से संबंधित कार्य कर लेते हैं? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, या औपचारिक संक्रियात्मक? बताइए, 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर ज्यादातर बच्चे संरक्षण संप्रत्यय से संबंधित कार्य कर लेते हैं? मूर्त संक्रियात्मक यहां पे हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव किस प्रक्रिया द्वारा होते हैं? संतुलनीकरण द्वारा, अप्रतिलोमिक चिंतन द्वारा, रटकर स्मरण द्वारा, या विलंबित नकल के द्वारा? टैग वर्ड की सहायता से आप इस प्रश्न को सॉल्व करना। बताएंगे सब लोग, 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? विलंबित नकल द्वारा नहीं होगा भाई। ठीक है, रट कर स्मरण करना नहीं होगा, अप्रतिलोमिक चिंतन द्वारा नहीं होगा, संतुलनीकरण द्वारा होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहां पे देख सकते हो, निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि हमारी विशेष मानसिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं को हमारी दूसरों से होने वाली पारस्परिकता में ढूंढा जा सकता है? किसने प्रस्तावित किया था? हार्वर्ड गार्डनर, लॉरेंस कोहलबर्ग, जीन पियाजे, लेवाइगोस्की? बताइए, 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि हमारी विशेष मानसिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं को हमारी दूसरों से होने वाली पारस्परिकता में ढूंढा जा सकता है? तो यहां पे लेवाइगोस्की हो जाएगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, और मैं जितने भी क्वेश्चंस अपनी क्लास में लाता हूं ये सारे के सारे ओरिजिनल पीवाईक्यू होते हैं। 2023 के एग्जाम में ये पूछे गए प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोस्की ने निम्न में से किसे अधिगम के सुसाध में महत्वपूर्ण माना है? सांस्कृतिक उपकरणों को, सामाजिक अलगाव, इनाम और दंड, पुनर्वृत्ति और अभ्यास? बताइए, लेव वाइगोस्की ने निम्न में से किसे अधिगम के सुसाध में महत्वपूर्ण माना है?
सांस्कृतिक उपकरणों को। बहुत ही सरल प्रश्न था, पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अलगाव आपको करना नहीं है और इनाम दंड को आपको प्रोत्साहित करना नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 8 का जवाब देंगे सब लोग। लॉरेंस कोहलबर्गे के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर स्वयं एवं दूसरों के कार्यों को आंकते समय जैसे को तैसा तर्क का इस्तेमाल करते हैं? भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बताएंगे सब लोग इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनवीकरण, सामाजिक व्यवस्था निर्वहन अभिनवीकरण या सामाजिक समझौता अभिनवीकरण। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छी भाई, 8 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। लॉरेंस कोहलबर्गे के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर स्वयं एवं दूसरों के कार्यों को आंकते समय जैसे को तैसा तर्क का इस्तेमाल करते हैं? तो यहां पे करेक्ट आंसर यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण हो जाएगा। ठीक है, यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण, यहां पे ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, फटाफट लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टैग वर्ड की सहायता से आप इस प्रश्न को सॉल्व करना कि एक संरचनावादी कक्षा में विद्यार्थियों को किस लिए प्रेरित किया जाता है? अन्वेषण द्वारा सीखने के लिए, बाहा पुरस्कार पाने हेतु सीखने के लिए, निष्क्रिय अनुसरण द्वारा सीखने के लिए, रटकर याद करके सीखने के लिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? मैंने आपको बताया था कि रटवाना नहीं है, निष्क्रिय नेगेटिव होता है, बाहा पुरस्कार भी आपका नेगेटिव होता है। एक संरचनावादी कक्षा में विद्यार्थियों को जो है अन्वेषण द्वारा सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो यहां पे पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल भाई करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 10वें का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जीन पियाजे के विचार में बच्चों की निजी वाक क्या दर्शाती है? उनकी अग्रवर्ती सोच, उनकी अपनी सोच को विनियमित करने की अक्षमता, उनकी समस्या समाधान युक्तियां, उनका परासंज्ञानात्मक कौशल। बताइए 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो एक बार प्लेलिस्ट आप जरूर से जरूर चेक कर लेना। चाहिए, जीन पियाजे के विचार में बच्चों की निजी वाक क्या दर्शाती है? तो निजी वाक क्या दर्शाती है? उनकी अपनी सोच को विनियमित करने की अक्षमता। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, समकालीन सिद्धांत बुद्धि को किस प्रकार अवधारित करते हैं? एक दिशाई सामान्य क्षमता, बहुदिशाई क्षमता जिसके विभिन्न अलग अलग आयाम हैं, आनुवंशिकता से ना प्रभावित होने वाली क्षमता, वातावरणीय कारकों से ना प्रभावित होने वाली क्षमता। बताइए समकालीन सिद्धांत बुद्धि को किस प्रकार अवधारित करते हैं? 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे भाई, और अपना रियल स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर आप लोग बताया करें। बताइए 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पे समकालीन सिद्धांत बुद्धि को किस प्रकार अवधारित करते हैं? बहुदिशाई क्षमता जिसके विभिन्न अलग अलग आयाम हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, एक अध्यापक अक्सर कहता है कि लड़कियां नृत्य में कुशल होती हैं और लड़के विज्ञान में। यह कथन किसका उदाहरण है? भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। 100% मैं कह रहा हूं। ठीक है, 100%। बताइए, एक अध्यापक अक्सर कहता है कि लड़कियां नृत्य में कुशल होती हैं और लड़के विज्ञान में। यह कथन किसका उदाहरण है? जेंडर रूढ़िवादिता का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, विद्यार्थियों के सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों से संबंधित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना, एक कठोर एवं मानकीकृत पाठ्यक्रम पाठ्यचर्चा को जो है पालन करना, मूल्यांकन में योगात्मक तरीकों को लागू करना, विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, टैग वर्ड की सहायता से आप इस प्रश्न को सॉल्व करना। मैंने आपको बताया था मानकीकृत नेगेटिव होता है, काट दो। ठीक है, योगात्मक नेगेटिव होता है, काट दो। ठीक है, समूहों में आपको अलग अलग नहीं बांटना है, काट दीजिए। ठीक है, बाल केंद्रित आपको मैंने बताया था कि ये पॉजिटिव होता है, शिक्षक केंद्रित आपका नेगेटिव होता है। ठीक है, तो विद्यार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों से संबंधित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे 14 का जवाब देंगे। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये क्वेश्चन पहले की क्लास में मैं करा चुका हूं। चलिए, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना, विद्यार्थियों में असफलता का डर पैदा करना, विद्यार्थियों में सफल और असफल के रूप में वर्गीकृत करना, अध्ययन प्रक्रिया में विद्यार्थियों की प्रगति और चुनौतियों को समझना।
बहुत अच्छा प्रश्न है, 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। टैग वर्ड की सहायता से आप इस प्रश्न को सॉल्व करना। क्या आपको विद्यार्थियों में असफलता का डर पैदा करना है? नहीं भाई। प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना है? नहीं, निगेटिव होता है। सफल असफल, सफल तो सही है बट असफल यहां पे निगेटिव हो जाएगा। मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की प्रगति और चुनौतियों को समझना होता है। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कथन और यहां पे तर्क वाला प्रश्न है और जो कि बहुत ही सरल प्रश्न है कि एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को कक्षा में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तर्क आर है यहां पे कि सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, कथन ए तो सही है, मैंने बता दिया। अब तर्क आर बताइए सही है या गलत है। अगर सही है तो व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सही बात है भाई। ठीक है, और एक दूसरे की यहां पे व्याख्या भी कर रहे हैं। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की यहां पे सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और यहां पे और तर्क वाला प्रश्न है कि वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु मानकीकृत पाठ्यक्रम को लागू करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तर्क आर है मानकीकृत पाठ्यक्रम अधिगमकर्ताओं की सभी प्रकार की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समाहित कर लेता है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। मैंने आपको क्या बताया था कि मानकीकृत कहीं भी दिख जाए काट दो, तुरंत काट दो। ये काट दिया और ये काट दिया, दोनों क्या हो गए? गलत हो गए। ए और आर दोनों गलत हो गए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहां पे निम्न में से कौन सा कारक शिक्षा में समावेशन में बाधक है? विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा, बहुसंवेगी उपागम, आधारभूत संरचना, सुगम्यता, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र। बताइए बाधक मतलब नेगेटिव। बताइए सब लोग। मैंने बताया था कि विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित नहीं करना है आपको। ठीक है, ये आपका बाधक है, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। यहां पे पठन वैफल्य से जूझते विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्हें अक्सर लेख बोध में कठिनाई आती है, वे हमेशा सुस्त होते हैं, वे किसी क्षेत्र में प्रतिभावान या कुशल नहीं हो सकते, उनका बुद्धि स्तर हमेशा सामान्य से ऊपर होता है। बताइए भाई करेक्ट आंसर क्या होगा। 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग डियर। ठंडी बढ़ गई है बट पढ़ना नहीं छोड़ना है आपको, क्योंकि एग्जाम आपका पास में ही आ रहा है भाई। 8 फरवरी को एग्जाम है, फॉर्म वगैरह सब लोग भर दिए हैं, बस तैयारी में फोकस करना है। देखिए जो पठन वैफल्य से ग्रसित रहते हैं उन्हें अक्सर लेख बोध में कठिनाई आती है। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, अधिगम विकार से जो है क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। अब मैं कोशिश करूंगा कि जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब जिनसे 100% क्वेश्चन एग्जाम में हर वर्ष आते हैं, उन टॉपिक्स को मैं टॉपिक वाइज करवा देता हूं। जैसे टैग वर्ड हो गया, समावेशी शिक्षा का हो गया, कैसे प्रश्नों को अटेम्प्ट करने हैं, ये वीडियोस लाता जाऊं ताकि आपकी तैयारी में और 4 चांद लग जाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न भाई आपकी स्क्रीन पे है। आवेगशीलता, ध्यान न दे पाना और अव्यवस्थित रहना निम्न में से किस विकार के सापेक्ष पहचान के लक्षण है? बताइए। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहां पे पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों की विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों को पहचानने का व्यापक तरीका है? मानकीकृत बुद्धिलब्धि परीक्षण, बहुविकल्प वाले सवालों पर आधारित परीक्षण, साल के अंत में परीक्षाएं, केस अध्ययन। 20 का जवाब दीजिए सब लोग। निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों के विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों को पहचानने का व्यापक तरीका है? तो वो है केस अध्ययन। ठीक है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चे किस तरह से प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं? विषय वस्तु को रटकर याद करने से, अपने आसपास की वस्तुओं और व्यक्तियों से पारस्परिकता द्वारा, या दंड के भय से, या अध्यापिका को निष्क्रिय रूप से सुनकर। टैग वर्ड की सहायता से सॉल्व करना आप लोग। बताइए 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा।
बच्चे किस तरह से प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं? रट कर याद करने से? नहीं। दंड के भय से? नहीं भाई। निष्क्रिय काट दो। अपने आसपास की वस्तुओं और व्यक्तियों से पारस्परिकता द्वारा विद्यार्थी या बच्चे प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों का अधिगम में लगाव को बढ़ाता है? विद्यार्थियों द्वारा स्वनियमन, विद्यार्थियों का योग्यता के प्रति सत्व या स्थिर दृष्टिकोण बनाना, अध्यापक की विद्यार्थियों के प्रति निम्न अपेक्षाएं होना, उनके संदर्भ में वियोजित विषय वस्तु प्रस्तुत करना। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा 22 का। निम्न में से जो है कौन सा विद्यार्थियों का अधिगम में लगाव को बढ़ाता है? विद्यार्थियों द्वारा स्वनियमन हो जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो, निम्न में से कौन सा उपागम विद्यार्थियों के स्वयं पहल करने और अध्यापिका के संतुलित सुसाध पर बल देता है? व्यवहारवाद, अनुकरण अधिगम, प्रतिपादक शिक्षण, सामाजिक संरचनावाद। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा 23 का। सभी को गुड मॉर्निंग भाई, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब लोग शेयर भी कर दीजिए। निम्न में से कौन सा उपागम विद्यार्थियों के स्वयं पहल करने और अध्यापिका के संतुलित सुसाध पर बल देता है? यहां पे सामाजिक संरचनावाद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। 24 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कथन ए कह रहा है, एक संरचनावादी कक्षा में यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे अवसर पैदा किए जाएं जिससे विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशलों के विकास में मदद मिले। तर्क आर कह रहा है कि सार्थक अधिगम मुख्य रूप से ज्ञान का ज्यों का त्यों पुनरुत्पादन है। बताइए इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? 24 का जवाब दीजिए सब लोग। एक संरचनावादी कक्षा में यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे अवसर पैदा किए जाएं जिससे विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशलों के विकास में मदद मिले। मैंने आपको बताया था अवसर जो आपका होता है वो पॉजिटिव होता है, वो सही हो जाता है। ठीक है, और ये आपका नेगेटिव है, तो ए सही है लेकिन यहां पे आर आपका गलत है। ठीक है, चलिए 25 का जवाब दीजिए। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाती, केवल नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा दूर की जा सकती है। केवल वो विद्यार्थी करते हैं जिन्हें अधिगम अक्षमता होती है। अध्यापक द्वारा अच्छे तरीके से विश्लेषण की जानी चाहिए ताकि अधिगम कमियों को समझा जा सके। बताइए 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा? टैग वर्ड की सहायता से आप इस प्रश्न को सॉल्व करना। अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाती त्रुटियां, भाई निभाती है, तो ये तो गलत हो जाएगा। केवल, मैंने आपको बताया था केवल अगर आपको ऑप्शन में दिख जाए तो नेगेटिव होता है। ठीक है, केवल इसमें भी दिख गया तो यही बचा आपका। त्रुटियां जो है अध्यापक द्वारा अच्छे तरीके से विश्लेषण की जानी चाहिए ताकि अधिगम कमियों को समझा जा सके। चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, संज्ञानात्मक कौशल जैसे कि ध्यान, स्मृति और समस्या समाधान इत्यादि पर व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति का कोई असर नहीं होता, या सकारात्मक भावों द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, या नकारात्मक भावों द्वारा सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, या पर व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति का गहरा असर पड़ता है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 26 का। संज्ञानात्मक कौशल जैसे कि ध्यान, स्मृति और समस्या समाधान इत्यादि पर व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति का गहरा असर पड़ता है। ठीक है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापिका को विद्यार्थियों को सीखने के लिए क्यों अप्रेरित करना चाहिए? दूसरों के ऊपर श्रेष्ठता पाने के लिए, मूर्त पुरस्कार जैसे कि नगद इनाम, प्रमाण पत्र इत्यादि पाने के लिए, या संप्रत्यों की समझ बढ़ाने के लिए, या अध्यापिका और माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए? बताइए 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे भाई, सभी लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को। एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को सीखने के लिए क्यों अप्रेरित करना चाहिए? संप्रत्यों की समझ बढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 28 का जवाब देंगे। निम्न अभिलक्षणों का कौन सा युग्म विद्यार्थियों की समस्या समाधान क्षमताओं को सकारात्मक रूप से बढ़ाता है? अनुक्रिया समुच्चय प्रसंज्ञान, समरूपक सोच प्रक्रियात्मक स्थिरता, अनुक्रिया समुच्चय अभिसारी सोच, अपसारी सोच प्रसंज्ञान। 28 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पे अपसारी सोच और परसंज्ञान हो जाएगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्न में से कौन सा कारक कक्षा में अधिगम प्रक्रिया में बाधक बन जाता है? बताइए कौन सा बाधक बन जाता है? देखिए, जो बैठने की अनम्य योजना होती है इससे कक्षा में अधिगम प्रक्रिया में बाधक होती है। ठीक है, बाधक पैदा हो जाता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट।
लास्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों को एक नए संप्रत्यय के अधिगम में सहयोग देने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, बताइए। केवल दिखा काट दो, भाषा वाली और चिन्हों संकेतों को स्पष्ट करने से बचना चाहिए, नहीं भाई बचना नहीं है। पूर्व ज्ञान को सक्रिय करने से बचना चाहिए। देखिए मैंने आपको बताया था कि सक्रिय दी जाए वो पाष्टी होता है, बट थोड़ा सा ऑप्शन भी पढ़ लेना है पूरा। यहाँ पे बचना चाहिए लिख दिया कि पूर्व ज्ञान को सक्रिय रूप से बचना चाहिए, बचना नहीं चाहिए, ये भी गलत। विभिन्न उपसंप्रत्ययों के बीच संबंध स्थापित करना चाहिए, ठीक है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चन। इन 30 क्वेश्चन में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हो, कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर आप लोग जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।